हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने इस चैप्टर की अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है, साथ ही हमने इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उन क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। हमें बताना है इसमें से जो कथन दिए गए हैं इनमें असत्य कौन सा है। पहला है सीसा अपचित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचित हो रहा है और चौथा लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। अब ये अपचित और उपचित क्या होता है वो समझो पहले। तो देखें, उपचयन या उपचित का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन में कमी होना। जब किसी तत्व की ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होती है तो उसे उपचयन कहा जाता है और उस पदार्थ को या उस तत्व को उपचयित पदार्थ कहा जाता है। वही अपचयन या अपचित पदार्थ की बात करें तो जिसके ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया तथा उस तत्व या यौगिक को अपचयित पदार्थ कहते हैं। अब देखें, जो सीसा है वो सीसा अपचित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि सीसा तो अभिकारक वाले भाग में है ही नहीं, तो ये कथन असत्य है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर तो कार्बन थी, तो ये भी गलत है। फिर कार्बन उपचित हो रहा है, सही है, क्योंकि कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रही है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, तो ये कथन सत्य है। और अगला है लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि लेड ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और उत्पद वाले भाग में नहीं है, मतलब उसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो कथन ए और बी क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। Fe2O3 की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ कराई जा रही है तो Al2O3 प्लस Fe प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन। तो जो यह अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कारण क्या है? क्योंकि पहले ऑक्सीजन या ऑक्साइड किसके साथ जुड़ा हुआ था? फेरस के साथ। ठीक है, ये वाला भाग। लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो ये एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया? विस्थापित हो गया। यानी अधिक सक्रिय धातु ने या अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व के यौगिक को क्या कर लिया? विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। आगे देखें, तीसरा प्रश्न। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर चिन्ह लगाए। तो देखें, लोहा का मतलब Fe और हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या है? HCl। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो H2 प्लस FeCl2 ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। आगे देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? मतलब एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में मतलब अभिकारक वाले पक्ष में और उत्पाद वाले पक्ष में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब अभिकारक वाले भाग में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद वाले भाग में परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ऐसा करना क्यों आवश्यक है? तो देखें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आया समझ में? यानी अभिकारक में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या। इसी कारण के लिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। हमें पहले समीकरण लिखना है और फिर उसे संतुलित करना है। देखें, सबसे पहले हम शब्द समीकरण लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है और बन क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, हाइड्रोजन को H2, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, अमोनिया। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, संतुलित। और संतुलित करने पर हमारे पास ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 3 थे और यहाँ पर 2 थे, तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे देखें 5वीं इकाई दूसरा प्रश्न। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वायु, और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। ये सब समीकरण है। फिर हम इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को कहते हैं H2S, ठीक है। वायु को क्या कहेंगे, O2। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे, SO2, और जल को क्या कहेंगे, H2O। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो हमारे पास एक रासायनिक संतुलित समीकरण आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला देखें 5वीं का C। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किसकी हो रही है, बेरियम क्लोराइड की। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। अब इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को कहते हैं BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को कहते हैं Al2SO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहते हैं AlCl3 और बेरियम सल्फेट को कहते हैं BaSO4। अब हम इसे संतुलित कर देंगे तो हमारे पास यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आगे देखें 5वीं का D। पोटेशियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ। तो क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण क्या होगा, पोटेशियम को K से व्यक्त करते हैं, जल को H2O से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH से और हाइड्रोजन गैस को H2 से। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। आगे देखें प्रश्न संख्या 6। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। हमें एक रासायनिक समीकरण दिया गया है जो कि असंतुलित है, हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले उस समीकरण के जितने भी तत्व है उन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है, कुछ इस तरह। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के बाद दूसरा चरण होता है एक सारणी बनाकर सभी तत्व और अभिकारक में उनके परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में उनके परमाणुओं की संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे तत्वों में हमने बताया है कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 4 तत्व इस अभिक्रिया में मौजूद है। फिर इस वाले भाग में हमने अभिक्रिया में इसके कितने कितने परमाणु मौजूद है वो लिखा है, और फिर लिखा है इधर उत्पाद में उनके कितने परमाणु मौजूद है वो लिखा है। अब सबसे पहले हम हमेशा धातु को संतुलित करते हैं, उसके बाद अधातुओं को, उनके बाद उपधातुओं को, उनके बाद ऑक्सीजन को, और सबसे अंत में हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैल्शियम को संतुलित करेंगे। तो देखें कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी कितनी है, 1 है, अतः दोनों संतुलित है। दूसरा देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 1 है और उत्पाद में कितने हैं, 2 है। तो अगर मैं इधर 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में। जब यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखें अब क्या फर्क हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 2 और 2 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लिख लेंगे 3 + 1 = 4। ऑक्सीजन कितने हुए, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 5 + 3 बराबर कितने हो गए, 8। ठीक है, जैसे जैसे हम समीकरण को संतुलित करते जाएंगे हमें उनके परमाणुओं की संख्या को बदलते जाना है। ठीक है, फिर देखो हमने नाइट्रोजन को भी संतुलित कर दिया। आगे देखते हैं ऑक्सीजन को। तो इधर 8 है, इधर कितने हैं, 7। तो इस वाले भाग में हम क्या करते हैं, इधर 2 से गुणा कर देते हैं।
तो 7 + 1 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखा हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितने हैं, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार हमने इस अभिक्रिया को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया है। तो इस रासायनिक संतुलित अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिखेंगे, 2HNO3 + CaOH2 CnO3 2 + 2H2O। ये आपके पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। आगे देखें छठे का दूसरा, इसे भी हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहला चरण, हम समीकरण के सभी तत्वों को ब्रैकेट में लिख देंगे कुछ इस तरह। फिर हम एक सारणी बनाएंगे, सारणी में हमने सभी तत्वों को लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम सोडियम को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अभिकारक में इसके परमाणुओं की संख्या 1 है, उत्पाद में कितनी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो क्या बदलाव आया, सल्फर, सल्फर में क्या बदलाव, अभी भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब ये बराबर है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो ये हमने 6 लिख दिए। फिर उत्पाद वाले भाग में तो इतने के इतने ही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब देखिए हम सल्फर को संतुलित करते हैं। तो सल्फर में 1 और 1 दोनों संतुलित है। फिर ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 5 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 4 हो जाएंगे 6, तो 5 + 1 = 6 हो गए। ठीक है, अब आगे देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इधर कितने हैं, 2 है, तो 2 का हमने जब 2 से गुणा किया तो इधर भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो एक संतुलित अभिक्रिया आपके सामने कुछ इस तरह होगी। आगे देखें छठे का सी, सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस सभी तत्वों को हमने ब्रैकेट में जमा दिया। फिर हम सारणी बनाएंगे, सारणी में हमने सभी तत्वों को अंकित कर लिया और उनके परमाणुओं की संख्या भी लिख दी। अब सबसे पहले हम सोडियम को संतुलित करते हैं। तो देखिए सोडियम संतुलित है, 1 और 1। फिर इस सिल्वर को संतुलित करते हैं, 1 और 1, ये भी संतुलित है। फिर क्लोरीन भी संतुलित है, फिर नाइट्रोजन भी संतुलित है और ऑक्सीजन भी संतुलित है। मतलब ये अभिक्रिया पहले से संतुलित लिखी गई है, तो आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इसे भी संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर हमने सारणी बना दी और सभी तत्वों को अंकित कर लिया। फिर सबसे पहले हम बेरिलियम को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब बराबर है। फिर क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम इधर 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया, 2। तो क्लोरीन को हम 2 से गुणा कर दे इधर, ये हो गया 2। अब बदलाव क्या हुआ, सल्फर, सल्फर अभी भी इतने के इतने ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो अभी इतने के इतने ही है। बदलाव किसमें हुआ, हाइड्रोजन में, यहाँ पर भी 2 थे और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये तो संतुलित हो गए। अब हमें किसको संतुलित करना है, सल्फर को। तो सल्फर पहले से संतुलित है और ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो इस प्रकार ये एक संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl। तो ये आपका छठा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे देखें प्रश्न संख्या 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें अभिक्रिया दी हुई है और हमें इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहले के लिए जो संतुलित समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा CaOH2 + CO2 और इनके मिलने से बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब हम अभिक्रिया को फिर से बार बार संतुलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी संतुलित करना सीख लिया है। तो अगर कोई अभिक्रिया असंतुलित होती है तो आप उसे संतुलित कर ले। ठीक है, चेक कैसे करोगे, यहाँ पर देखो कैल्शियम कितना 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। ठीक है, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 3 और 1 4, इधर भी बराबर है। फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब अभिक्रिया संतुलित है। दूसरी देखें जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक को Zn से दर्शाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 से, जिंक नाइट्रेट को ZnNO3 से और सिल्वर को Ag से। देख लीजिए जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है,
Ag कितने हैं, 2 है सिल्वर, इधर भी सिल्वर 2 है। NO3 यानी N कितने हैं, 2 है, इधर भी N 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, इधर भी 6 हैं, मतलब संतुलित है। आगे 7वें का तीसरा, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड के मिलने से एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन रहा है। तो एल्यूमिनियम को किससे दर्शाएंगे, Al से, कॉपर क्लोराइड को CuCl2 से, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 से, कॉपर को Cu से। अब संतुलित देख लेते हैं, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, फिर इधर कॉपर कितने, 3 है, इधर भी कॉपर, इधर कितने हैं, 2 है। तो आप इधर, सॉरी गलती से लिख दिया, इधर 3 कर ले, ठीक है, इधर कॉपर 3 कर ले। फिर देखें क्लोरीन कितने हैं, 6 हैं, इधर भी 6 हैं, मतलब अभिक्रिया संतुलित है। फिर आगे देखें, इसी का ये गलती से प्रिंट हो गया है, यहां पर C और D है, ठीक है। फिर बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड को BaCl2 से लिखेंगे, पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 से लिखेंगे, बेरियम सल्फेट को हम BaSO4 से लिखेंगे और पोटेशियम क्लोराइड को KCl से। अब इनको देख ले, संतुलित करना, इधर बेरिलियम 1 है, इधर भी बेरिलियम 1 है, Cl2, क्लोरीन कितने, 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, फिर पोटेशियम 2 है, इधर भी 2 है, फिर SO4 बराबर है, ठीक है। तो ये भी संतुलित समीकरण हो गया। तो इस प्रकार हमने 7वें प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। आगे देखें प्रश्न संख्या 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। देखें, हमें अभिक्रिया लिखी हुई है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो सबसे पहले हम इनके लिए साधारण समीकरण लिख लेते हैं, या हम सीधे लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो ये अभिक्रिया कैसी है, तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है, द्विविस्थापन। हमने कैसे पता किया वो देखो, क्योंकि ब्रोमाइड इधर विस्थापित हो रहा है और आयोडाइड इधर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। देखो पोटेशियम के साथ पहले ब्रोमाइड जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड, और बेरियम के साथ पहले आयोडाइड जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड। तो जब दो यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए अभिक्रिया क्या होगी, तो पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए 2 KBr प्लस बेरियम आयोडाइड Bi2 मिलने से पोटेशियम आयोडाइड 2 Kl और फिर बेरियम आयोडाइड BaBr2 और क्या बनेगी, CO2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 8वें का दूसरा, जिंक कार्बोनेट किसमें टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो जब जिंक कार्बोनेट को किससे लिखेंगे, ZnCO3 से, और इसका वियोजन किसमें हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे देखें 8वें का C, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा। आगे देखें 8वें का चौथा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो क्लोरीन किसके साथ विस्थापित हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ विस्थापित हो रहा है। अतः ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखो यहां पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो अभिक्रिया के बाद किसके साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो मैग्नीशियम को Mc से दर्शाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl से, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 से और हाइड्रोजन को H2 से। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न भी अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, उष्मासेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण भी दीजिए। तो देखो उष्मासेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी जब अभिकारक से उत्पाद बन रहे होते हैं उस दौरान अगर उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकल रही होती है, तो फिर ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन, जब प्राकृतिक गैस मीथेन का वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और उष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे देखें उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें उष्मा, प्रकाश ऊर्जा
क्या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए अभिकारकों को ऊर्जा प्रदान की जाती है और अभिकारकों द्वारा वो ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, विखंडन या वियोजन होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में बदलना। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिखा गया है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊष्मा प्रदान की जाती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन होता है, तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में क्या होता है, विघटित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। में बताना है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, अभी हमने पढ़ी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो श्वसन भी ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है। देखें, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इस विशेष दहन प्रक्रिया का नाम ही क्या है, श्वसन है। ठीक है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करना या विभिन्न तत्वों में क्या होना, उसका विघटन होना, वही क्या कहलाता है, वही वियोजन अभिक्रिया है। और उसी वियोजन अभिक्रिया के लिए हम क्या हो रहा है, उसी वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसी कारण से श्वसन अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब विघटन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, बाहर निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है। अतः श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।